वोटिंग का ऐसा अंदाज पहले नजर नहीं आया था। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सिर्फ कतार दर कतार और एक दूसरे से एक ही सवाल, आपने वोट डाल दिया? और वोट नहीं डाला है तो जरूर डालिए, चूकिए मत। यह चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं है, यह इस देश का चुनाव है। यानी उम्मीदवारों की साख, उनका अपना चेहरा, वह दांव पर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश का वोटर क्या यह मान रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश के जरिए इस देश की सियासत उसे ही तय करनी है। दूसरे चरण में वोटिंग पैटर्न जिस तरीके से उभर कर आया, उसने एक संदेश तो बहुत साफ दे दिया। उत्तर प्रदेश के हर चरण को लेकर वोटर इंतजार कर रहा है। पहले चरण के बाद दूसरे चरण के 9 जिलों में जिस तरीके से अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से वोटिंग होती रही, लेकिन उसमें एक पतली लकीर इस बात को लेकर खींची चली गई कि दरअसल इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यह सत्ता के बदलाव का वोटिंग है? क्या यह सत्ता को बरकरार रखने के लिए वोटिंग है? क्या इस दौर में जातीय समीकरण बिखर रहे हैं? क्या इस दौर में मुस्लिम वोटर एकजुट होकर एक साथ खड़ा हो चला है? शायद इन तमाम परिस्थितियों का आकलन हमें लगता है कि 9 जिलों की 55 सीटों को लेकर जब करना शुरू करें तो उससे पहले 3-4 बातों को जहन में रख लीजिए। आज प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि दरअसल गोवा में टीएमसी ने कहा कि हिंदू वोट बंटने देने की परिस्थितियों की वजह से ही वह वहां पर शिवसेना के साथ खड़ी है। यानी हिंदू वोट बंटने नहीं चाहिए, यह मैसेज प्रधानमंत्री का आज कानपुर देहात से ऐसे वक्त में निकला जब यह सवाल निकल कर आ रहा था कि मुस्लिम वोट इस पूरे इलाके में अगर एकजुट हो चला है और उसके साथ अगर जाट मिल गया और उसके साथ अगर छोटी दूसरी जातियां मिल गई तो फिर शायद सुपड़ा साफ कहीं बीजेपी का ना हो जाए। लेकिन बीजेपी के सामने भी एक पॉजिटिविटी इस बात को लेकर रही कि किसी भी हालत में जो दलित वोट बैंक है और खास तौर से युवा जाटव भी है, वह भी तो बीजेपी के साथ ही पिछली बार खड़ा था। इस बार वह भटकने ना पाए, वो साथ खड़ा हो जाए। और पिछली बार भी तो हमें मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस बार कई सवाल एक साथ थे। मुस्लिम वोट एकजुट नजर आया, ओबीसी का वोट बिखरता हुआ दिखाई दिया। जाटव जो खास तौर से युवा है और दलित समाज में जो युवा तबका है, उसका रुझान कहीं बीजेपी की तरफ ज्यादा नजर आया। महिलाओं की खामोशी ने उनकी महंगाई भरे सवालों को लेकर कई प्रश्न खड़े कर दिए जो उत्तर प्रदेश के भीतर सवाल इससे पहले उभरते नहीं थे। और आखिरी बड़ा सवाल यह था कि अगर जातियों के समीकरण के आश्रय किसान और जाट का मुद्दा मुसलमानों के साथ कुछ जगहों पर जुड़ता चला जा रहा है, और खास तौर से जब 40% से ज्यादा मुसलमान वोटरों की मौजूदगी 5 जिलों में है, तो इसके मतलब क्या है? हमें लगता है कि एक एक करके परिस्थितियों को परखने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इन 55 सीटों पर सभी ने लगभग नए उम्मीदवारों को उतारा। यहां तक कि 55 में से 38 एमएलए जो बीजेपी के थे, उन्होंने अपने 10 एमएलए को टिकट नहीं दिया। उसके अलावे 15 अन्य नए उम्मीदवारों को भी खड़ा कर दिया। यानी 55 उम्मीदवारों की फहरिस्त में 25 नए थे। समाजवादी पार्टी और आरएलडी पिछली बार एक साथ नहीं थे, लेकिन इस बार जब दोनों साथ निकल कर आए तो हमने जब गिनती थी 34 उम्मीदवार बिल्कुल नए, और उसमें 4 एमएलए को भी टिकट नहीं दिया गया। बीएसपी ने लगभग सभी नए चेहरे, यानी 55 सीटों में से 54 सीटों पर चेहरों को बदल डाला है। सिर्फ रामपुर मनिहारन, वहां से रविंद्र कुमार जो 2017 में सिर्फ 595 वोटों से हारे थे, उनको दिया गया था, उम्मीदवार बनाया गया था। और कांग्रेस ने तो कमोवेश सभी को बदल डाला। लेकिन इसके साथ एक दूसरा मैसेज है। 2017 में बीजेपी का चमत्कारिक प्रदर्शन था, लेकिन यही वो इलाका है जहां पर समाजवादी पार्टी की साख 15 सीटों की जीत के साथ बच गई थी। यानी यह उस इलाके की पहचान है। उस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ थी, कांग्रेस भी 2 सीटों पर जीत गई थी। यह वो इलाका है जहां 2019 में लोकसभा चुनाव की जब बयार चली तो इस इलाके के 11 लोकसभा सीटों में से 7 लोकसभा की सीट समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने एक साथ मिलकर लड़ा था, तो 7 सीटें उनके हिस्से में आ गई। तो क्या वाकई 2022 की परिस्थितियां गठबंधन के अनुकूल है, या 2022 की स्थितियां गठबंधन को कहीं दगा देते हुए एक नई परिस्थिति को बीजेपी जन्म दे चुकी है और उसके अपने वोटर के समीकरण मुस्लिम की एकजुटता को भी खारिज करने की परिस्थिति में है? यह शायद गणित का खेल बहुत सामान्य सा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इस इलाकों में जब आप सफर करेंगे तो 2-3 बातें बहुत साफ तौर पर जान लीजिए।
मुरादाबाद में 6 सीटें हैं, लेकिन यहां पर लगभग 50 से 55% मुस्लिम वोटर हैं। तो क्या इन 5-6 सीटों पर कब्जा बीजेपी का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यह भी सवाल आपके। रामपुर में 5 सीटें हैं, वहां पर लगभग 50% एवरेज मुसलमान वोटरों की मौजूदगी है, तो क्या होगा। संभल में 5 सीटें हैं, वहां भी लगभग 50% मुसलमान मौजूद है। बिजनौर में भी लगभग 45%। ये 4 जगहों जो पर हैं, इन 4 जगहों की पहचान एक लिहाज से मुस्लिम वोटर के साथ अगर जरा सा भी कोई दूसरी जाति समावेश कर जाती है, जो पिछली बार बीजेपी के साथ थी, जिसमें जाट थे, गुज्जर थे, जाटव युवा भी आया था और दलित भी आए थे। जाट और गुज्जरों के भीतर इस बार बीजेपी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि अपनी सियासत को साधने के लिए उम्मीदवारों के जरिए बीजेपी ने खासा प्रयास किया। इस वोटिंग पैटर्न में यह भी नजर आया कि दरअसल उम्मीदवार मायने रखता है, उम्मीदवार की जाति मायने रखती है, और खास तौर से तब मायने रखती है जब मुकाबला सीधे हर कोई मान कर चल रहा हो, और यहां पर मुकाबला सीधे हर कोई मान चुका था। तो ऐसे में बीजेपी के कुछ प्रयोग बेहतर रहे हैं, इससे इनकार बिल्कुल नहीं है। लेकिन सवाल पहली बार यह था कि इन 55 सीटों में से कितनी सीटें समाजवादी पार्टी पिछली बार की तुलना में ज्यादा निकाल पाएगी, और दूसरा सवाल यह था क्या वाकई 38 सीटें बीजेपी जो पिछली बार जीती थी बरकरार रख पाएगी। इन 2 सवालों के इर्द गिर्द अगर हम सारी चीजों को परखना शुरू करें तो 25 सीट सीधे सीधे इन 55 सीटों में से मुस्लिम मतदाता तय करता है, 20 सीट सीधे तौर पर दलित समुदाय तय करता है। यानी इन 45 सीटों से हटकर सिर्फ 13 सीटें ऐसी बचती हैं जहां पर कुछ सवाल, जिसमें से 10 सीट सीधे सीधे बाकी जातियों समीकरण में उलझती है और 3 सीट में दोनों का समीकरण होना चाहिए, तब स्थिति अनुकूल होती है। पहला मैसेज ये है। मैसेजेस कई निकले हैं। मैसेज सबसे बड़ा यही निकला है कि महंगाई ने महिलाओं के वोटर के तौर पर उन्हें बिखराया है। दलितों के भीतर भी बिखराव खुलकर सामने आया है। यानी मायावती का जो पूरा वोट बैंक था, जिस रूप में था, यह दूसरे चरण में भी बहुत साफ तौर पर निकल कर आया। जो 50 की उम्र के पार है, उसकी प्रतिबद्धता तो मायावती के साथ है, लेकिन जो युवा तबका है वह अपने आप को कहीं और देखना चाहता है। उसे लगने लगा है कि सत्ता के आश्रय चीजें सिर्फ अनुकूल नहीं होंगी, उससे हटकर उसे देखना समझना होगा और उन जातियों के साथ खड़ा होना होगा जहां पर सत्ता पावर के साथ